एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग जो ट्रायंगल का एरिया पढ़ेंगे वो एक जनरल ट्रायंगल का एरिया पढ़ेंगे। इट मीन्स कि आपका कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं है कि आइसोसेलेस का एरिया कैसे निकाले, इक्विलेटरल का एरिया कैसे निकाले, या फिर राइट एंगल का एरिया कैसे निकाले। यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रायंगल किसी भी तरह से फॉर्म होता है उसका एरिया निकालने के क्या क्या पॉसिबल मेथड हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपके सामने मैं बात करूं, वो ट्रायंगल ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, वो ट्रायंगल ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, वो ट्रायंगल ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, और वो ट्रायंगल हो सकता है इंटरनली फॉर्म हो तो ऐसे भी फॉर्म हो सकता है। वो किसी भी तरह से फॉर्म ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालने का कौन कौन से तरीका, कैसे कैसे सिचुएशन में किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्कशन रखेंगे। और टोटली इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन ओरिएंटेड फिक्स रहेगा, सेंटर्ड रहेगा। ऐसा नहीं है ना मैं थोड़ा इधर जाऊंगा थोड़ा उधर जाऊंगा। एज यू नो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ और उसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर सेंटर्ड रहता हूँ। चीज़ों को मैं थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके खिचड़ी नहीं बनाता। अगर मैं चावल बना रहा हूँ तो चावल ये, जैसा कि मैंने बैच स्टार्ट करने से पहले बताया था कि आपको ये पता होगा कि ये मेरा चावल है, ये मेरा दाल है, ये मेरा सब्जी है, ये मेरा चिप्स है, ये मेरा चटनी है। अब मैं सबको थोड़ा 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 खाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा चावल दाल सब्जी चटनी सब एक में मिक्स कर दिया गया फिर मैं खा रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर क्लासेस भी वैसे ही मिल रही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल से जो जो आज तक सवाल बने हैं और जो बन सकते हैं और जैसे जैसे सोचा जा सकता है सब कुछ लेकर आया हूं। अगर मैं बात करूं सबसे बेसिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जा सकता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो निकाला जा सकता है वो, अगर मैं बोला ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये मान लेते हैं ए है साइड, ये मान लेते हैं बी है साइड, और ये मान लेते हैं सी है साइड। हमने तीन साइड भी एज्यूम कर लिया। ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने ए बी सी तीन साइड एज्यूम करा। अब क्या है कि आपको जो बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दिया होना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दिया होना चाहिए। अगर बेस मेरा BC है या फिर साइड छोटी ये है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट H1 है। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस A इंटू हाइट H1। अगर मैं बेस चेंज कर दिया तो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी चेंज होना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता, इस बात को ध्यान से सुनना। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता कि मेरा बेस B है और हाइट H1 है तो 1/2 B इंटू H1, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता। 1/2 B इंटू H1 मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता समझ गए? क्योंकि हमें जो बेस कंसीडर करना है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमेशा कंसीडर करना है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमेशा कंसीडर करना है। अगर मैं बेस B ले रहा हूं तो बेस B को इसके ऊपर जो हाइट H2 लूंगा उसे कंसीडर करूंगा। अगर मैं बेस C लूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा हाइट है उसे कंसीडर करूंगा। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 बेस B इंटू हाइट H2, ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 इंटू बेस C इंटू हाइट H3। लेकिन मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, इस बात को आपको देना है ध्यान कि ये जो आपका बेस B इंटू हाइट H2 बेस C इंटू हाइट H3 है, ये सब के सब सेम एरिया ही देंगे। बस आपको डिपेंड करता है कि कब कौन सा बेस दिया गया है। कभी कभी आपके CHSL MTS में छोटा सवाल सीधा सीधा पूछ लेता है कि आपको बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये सवाल तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो सॉल्व नहीं कर पाता है। उसमें कभी कभी जो सवाल को परेशान भी करना होता है, एग्जामिनर को परेशान भी करना होता है, तो डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे देता है। तो एक सवाल CHSL 2020 का आपके सामने प्रेजेंट है कि व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 21.4 सेंटीमीटर
एंड हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। आपका बेस और हाइट गिवन है, आपसे एरिया पूछा है, तो आप बोलोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मेरा 21.4 है और हाइट मेरा 15.5 है, तो 2 से काटोगे ये हो जाएगा 10.7। 15.5 इंटू 10.7। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि वहां पे दशमलव है, तो सवाल क्या है, 107 गुणे 155। 107 गुणे 155, 155 से 100 में किया तो ये हो गया 15,500, और 7 से किया तो 7 5 35, और 15 7 105, और 3 108। ये 5 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, ये 165.85। जो मेरा उत्तर आया 165.85 आया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 165.9 जो है वो सही होगा, क्योंकि वही ज़्यादा नियरेस्ट है। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। दो चीज़ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। आगे बढ़ो। आगे बढ़ते ही मैं थोड़ा सा एक गजब का चीज़ सिखाऊंगा, जो कि आपका एक सवाल पास्ट में आया हुआ है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं लोग परेशान होते हैं। अब मैं आपको फोटो बनाता हूं, जरूरी नहीं कि आपको साइड विजिबल हो। जब आपका ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हुआ, जब आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे फॉर्म हुआ, तो आपके इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे उससे जो हाइट आएगा हमेशा साइड पर ही आएगा, हमेशा साइड पे ही आएगा। बोलोगे जी सर ये है सही होगा। लेकिन अगर मेरा ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो गया, तो मेरा एक वर्टिसेस से जो हाइट आया यहां आया, एक वर्टिसेस से जो हाइट आया वो यहां आया, और एक वर्टिसेस से हाइट आया वो यहां आया। तो मुझे तीनों के तीनों वर्टिसेस से 3 अलग अलग हाइट मिले। बोलोगे जी सर बात मेरा साफ है। लेकिन अगर मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसे फॉर्म हो जाए, अब मैं बोलूं कि जो मेरा इस वर्टिसेस से हाइट होगा वो कुछ यहां आएगा। परपेंडिकुलर का बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, दूसरे कलर से लिख रहा हूं। वो परपेंडिकुलर कुछ यहां आएगा जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी परपेंडिकुलर कुछ यहां आएगी, और जब इसे ले जाऊंगा तो इसकी परपेंडिकुलर कुछ यहां आएगी। तो इस केस में जो मेरा इस वर्टिसेस का परपेंडिकुलर है वो यहां ड्रॉ होगा, और उस केस में जो मेरा बेस होगा वो ये होगा। जब मैं बेस इसे कंसीडर कर रहा हूं तो जो मेरा हाइट होगा वो ये होगा, बेस भले ही है, और जब मैं बेस इसे कंसीडर कर रहा हूं तो जो मेरा हाइट होगा वो ये होगा। कल को मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं कुछ ऐसे, मैंने ये परपेंडिकुलर डाला यहां पर, तो ये यहां से भी परपेंडिकुलर है और ये यहां से भी परपेंडिकुलर है। अब हम ट्रायंगल फॉर्म करना शुरू किए, हमने यहां से एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। अब जो मेरा ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी सी डी और ये ई। इस ए ई सी ट्रायंगल का जो बात कर रहा हूं, तो जो मेरा बेस ए ई है, जो मेरा बेस ए ई है, उस बेस ए के लिए जो मेरा परपेंडिकुलर है वो सी डी है। जैसे मेरा मान लो ए बी सी, ये बेस बी सी के लिए जो मेरा परपेंडिकुलर है ये ए डी है। उस तरीके से आप यहां पे देखोगे तो ए सी ट्रायंगल में बेस ए के लिए मेरा जो परपेंडिकुलर है वो सी डी है। तो अगर मुझसे कोई बोल दे कि ए सी ई, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, तो जो ए सी ई का एरिया आएगा वो मेरा आएगा, ए सी ई का एरिया आएगा 1/2 बेस ए इंटू हाइट सी डी, इंटू हाइट सी डी। क्या ये बात आपको क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है। कल को मैं अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर दूं, बोलूंगा तो इस ट्रायंगल का तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा हाइट हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा एक हाइट होगा, एक मेरा बेस होगा। आपको कंफ्यूज तो नहीं होना, नहीं हो। आपके सामने एक सवाल है, करो। आपके सामने है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ए बी डी। ए बी डी का एरिया और सी ई एफ का एरिया बताइए।
सी एफ का एरिया बताइए, बताइए। चलो मुझे कुछ याद आ गया, इस वजह से मुस्कुरा दिया, परेशान मत हो, एक शायरी भी याद आया है। देखो अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा बेस क्या है, एडी है, और ये हाइट क्या है, 5 है। बोलोगे जी सर, तो मैं अगर ए बी डी का एरिया निकालूं तो ये बेस 6 होगा और हाइट 5 होगा। तो ट्रायंगल ए बी डी 1/2 इंटू बेस 6 इंटू हाइट 5, और इधर लिखोगे 1/2 8 बेस इंटू हाइट 4। काटो, 2 तिया 6, तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 2 दूना 4, तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा। 15:16 जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी 15:16 विल बी द करेक्ट आंसर। कल को मैं आपसे पूछ दूं कि इसका, और अलग अलग लेंथ देके पूछा जा सकता है और भी चीज़ें सवाल, तो उसमें बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना होता है कि बेस क्या है, हाइट क्या है, आगे का गेम खल्लास। बेस क्या है, हाइट क्या है, बस इतना फोकस करोगे सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये सवाल है आपका, ये सेम सवाल मैं आपको क्वाड्रिलेटरल में भी कराया हूँ और क्वाड्रिलेटरल में भी कराता हूँ। मैं यहाँ पे वो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैं दोबारा रखा हूँ, ध्यान देना। इफ ए एम बराबर 2, ए एम बराबर 2, और बोला है ए बी बराबर 4, सी एन बराबर 6 और डी सी बराबर 8, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए एन सी एम या फिर ए एम सी एन। इस पर्टिकुलर पार्ट का आपको एरिया पूछा गया है। आप कैसे निकालोगे? कुछ आपके दिमाग में सूझ रहा है? मेरे दिमाग में पहला चीज जो सूझा वो ये सोचा कि पहले ए से सी को मिलाओ। जब मैं ए से सी को मिला दिया, थोड़ा अच्छे से मिलाता हूं, ए से सी को मिलाया तो मुझे 2 ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखा। एक ट्रायंगल ए बी सी दिखा और एक ट्रायंगल ए सी डी दिखा। उस ट्रायंगल के अंदर भी 2 ट्रायंगल फॉर्म होते हुए देखे, एक ए बी एन, एक ए एन सी, एक ए एम ए सी एम ए और एक सी डी ए। बोलो कि जी सर। अगर मैं सिर्फ उस ट्रायंगल पे फोकस करूं जिससे मेरा मतलब है, मतलब मैं फोकस किस पे किया, ए सी एम और ए एन सी, और मैं बोलूं अगर इसका और इसका एरिया निकाल के जोड़ दूं तो मुझे क्या ए एन सी एम का पूरा एरिया नहीं मिल जाएगा? बोलूंगा इजीली मिल जाएगा सर, बोलूंगा बहुत इजीली मिल जाएगा। चलो फिर निकालते हैं। देखो मैं कैसे निकालूंगा। अगर मैं बात करूं ए एन सी, पहले बात किया पूरा का पूरा ए एम सी एन का एरिया, जिसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल ए एन सी प्लस ट्रायंगल ए एम सी। अगली चीज, अब मैं बात करूं ए एन सी का बात कर रहा हूं तो मेरा बेस एन सी है और हाइट ए बी है, तो 1/2 हाइट 4 इंटू बेस 6 प्लस 1/2 बेस 2 इंटू हाइट 8। अगर सॉल्व किया तो 2 दूना 4, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये 2 से 2 गया, ये 8 हो जाएगा। तो 12 + 8 20 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ एरिया ऑफ ए एम सी एन। क्या आपको चीज़ें क्लियर है? बोलोगे जी सर चीज़ें एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बहुत तगड़ा सवाल जो कि एक टाइम पे काफ़ी वायरल हुआ था, इसे सॉल्व करो। अगर ए बी बराबर है 10, बी ओ बराबर है 12, बी से ओ तक का लेंथ 12 है, ए से बी तक का लेंथ 10 है, आपको चारों परपेंडिकुलर दिया है, तो आसान भाषा में आप बोल सकते हो कि दिया गया जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि चारों एंगल 90 है। आपसे बोला गया है ट्रायंगल बी पी एम, ट्रायंगल एम क्यू एन और ट्रायंगल एन डी ओ का एरिया बताओ। बी पी एम, एम क्यू एन और एन डी ओ का एरिया बताओ। अगर हम बात करूं प्रॉपर बीपीएम का एरिया, सबके सम बताने हैं। बीपीएम के एरिया में जो बीएम होगा वो बेस होगा, बोलोगे जी सर। एमक्यूएन के एरिया में जो एमएन होगा वो बेस होगा, और जो एनडीओ है उसका बेस होगा वो एन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सर परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर तो सभी के लिए 10 ही है,
सभी के लिए परपेंडिकुलर 10 ही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कैसे है, दोनों के दोनों 90 पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होगा। मतलब ये इसका हाइट हो चाहे इसका हाइट हो चाहे इसका हाइट हो, ये हाइट तीनों के लिए सेम ही होगा। मतलब हाइट फॉर ऑल द ट्रायंगल इज 10 यूनिट। बोलोगे जी सर। अब मैं एरिया निकाल रहा हूं। जब मैं ट्रायंगल बीपीएम का एरिया निकाला, ट्रायंगल बीपीएम, तो क्या होगा 1/2 बेस बीएम इंटू हाइट 10। जब मैं ट्रायंगल एम क्यू एन का एरिया निकाला तो क्या आया 1/2 बेस एम एन इंटू हाइट 10। और जब मैं ट्रायंगल एन ओ डी का एरिया निकाला, एनडीओ एनओडीओ जो भी बोलो, ट्रायंगल एनडीओ का एरिया निकाला, तो मैं बोल सकता हूं 1/2 एनओ इंटू बेस एनओ इंटू हाइट 10। क्या इस बात से आपको दिक्कत है? सर बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या किया 1/2 इंटू 10 कॉमन कर लिया, 1/2 इंटू 10 कॉमन किया तो मुझे क्या मिला, बी एम प्लस एम एन प्लस एनओ। बी एम प्लस एम एन प्लस एनओ, बी एम प्लस एम एन प्लस एनओ, ये क्या है पूरा का पूरा सर 12 है। तो 1/10 इंटू 1/2 इंटू 10 इंटू 12, क्योंकि बी एम प्लस एम एन प्लस एनओ तीनों मिलके 12 हमें मिल रहे हैं, तो बी से ओ 12 है, और 1/2 इंटू 10 इंटू 12 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अब मैं अगली बात करता हूं। अगली चीज, कई बार इससे सवाल पूछ लिया जाता है, 2022-23 में भी एक आधे सवाल दिख गया है। उतना कोई डिफिकल्ट सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन ना आपको समझ होना जरूरी है। हमने क्या पढ़ा था, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप 3 तरीके से लिख सकते हो, उसके तीनों बेस और उसके तीनों परपेंडिकुलर आपको गिवन हो। जैसे ये बेस ए गिवन हो, ये बेस बी गिवन हो, और ये बेस सी गिवन हो, ये हाइट h1 गिवन हो, ये हाइट h2 गिवन हो, और ये हाइट h3 गिवन हो। ये h1 है, ये हाइट h2 है, और ये हाइट h3 है। अगर तीनों बेस और तीनों हाइट गिवन हो तो आप कैसे एरिया लिख सकते हो? सर मैं इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया सिंपल सी ऐसे लिख सकता हूं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1/2 AH1, 1/2 BH2 और 1/2 CH3, ये 3 तरीके से लिख सकता हूं। क्या कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कुछ तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं है सर। अब आप आगे देखना, ये क्या है, AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। क्या इस तरीके से लिख सकते हो? 1/2 1/2 1/2 कट गया। अब अगर मैं इन तीनों को k के बराबर मान लूं, k एक कांस्टेंट है, तो एक बार मैंने क्या करा, AH1 बराबर k किया, तो a बराबर हो गया k/h1। ऐसे लिखता हूं, a बराबर हो गया k/h1, b बराबर हो गया k/h2, और c बराबर हो गया k/h3। क्या मैं ये छोटा सा पॉइंट में लिख सकता हूं? बोलोगे जी सर लिख सकते हो। अगर मैं k काट लूं तो मुझे a रेशियो b रेशियो c क्या मिलेगा? सर मुझे a रेशियो b रेशियो c मिलेगा, मुझे a रेशियो b रेशियो c मिलेगा 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3। मुझे a रेशियो b रेशियो c 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3 मिलेगा। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है, तकलीफ है, कष्ट है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। हमें बहुत सिंपल तरीके से हमने इस छोटी सी बात को लिख दिया। इट मीन्स मुझे कल को सवाल पेपर में कैसे पूछ सकता है, वो सिंपल सा सवाल दे देगा कि मेरा ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो, इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ all the sides of the triangle are in the ratio 4:3:6, what will be the ratio of altitude? आपको जो ये हाइट है इसे एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ये जो हाइट है इसे एल्टीट्यूड भी बोलते हैं।
आगे जब मैं आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो एल्टीट्यूड्स का जो कटिंग पॉइंट होता है इसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इस बात को वहां पे डिस्कशन में लाऊंगा कि जो तीनों जहां पे एल्टीट्यूड कट करते हैं उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इस चीज को मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं किया हूं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर तीनों साइड्स का रेशियो हमें गिवन हो, इफ साइड्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब मुझे पता है कि अगर साइड्स मेरे तीन रेशियो 4:6 में है साइड्स, तो जो मेरा हाइट है वो हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। क्या इस बात से आपत्ति है? क्या इस बात से आपत्ति है तो बताइए। कोई आपत्ति नहीं है सर, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब आप आगे देखो, अब मैं इसे सॉल्व करूं तो 3 4 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। जो मेरे हाइट्स के रेशियो आएंगे 4:3:2 आएंगे। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है इस बात में। ऐसे सवाल आपको कल को हाइट से भी पूछा जा सकता है कि हाइट का रेशियो गिवन है, आपसे साइड का रेशियो बता दो। आपको कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल थोड़ी पूछा जाएगा। एक सवाल जो कि बेसिक से घुमा के पूछा गया CHSL 2020 में, ये बेसिक सा सवाल है। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, देख लो, इसको भी देख ही लो कि साइड्स के रेशियो 4:5 है। अगर ये 4 है तो ये 5 है, तो आप बोलोगे हाइट का रेशियो क्या होगा? सर अगर साइड्स 4:5 में है तो हाइट 5:4 में होगा। आप डायरेक्ट बोल देना, ये साइड्स है तो ये हाइट। कैसे इतना तेज हुआ? अगर आप इसे ऐसे लिखोगे कि 4 है तो इसे 1/4 और ये 5 है तो इसे 1/5, तो अल्टीमेटली 5 यहां जाएगा, 4 यहां जाएगा, तो 5:4 ही होगा रिवर्स होने के बाद। क्या इस बात से दिक्कत है? नहीं सर। अब इस सवाल को सॉल्व करो जो कि CHSL 2020 में आया हुआ है। अब देखो आपको ज्यादा चीजें अंडरस्टैंडिंग डीप मिलेगा, करने की कोशिश करो। बोला है 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12.8 मीटर एंड 9.6 मीटर। इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल is 12 meter corresponding to 9.6 meter, then what is the height in meter corresponding to 12.8 meter? कैसे करोगे? सर मुझे साइड्स का रेशियो गिवन है और एक पर्टिकुलर साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का वैल्यू गिवन है, दूसरे पर्टिकुलर साइड का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पूछ रहा है। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? साइड्स का रेशियो लिख दूंगा। तो 12.8 रेशियो 9.6। काटा अगर तो 32 से काटो, 32 चौके 128, 32 तिया 96। सर मेरे जो साइड्स के रेशियो है वो 4:3 हो गए। साइड्स के रेशियो 4:3 हो गए। अगर मैं बोलूं मेरे हाइट्स के रेशियो क्या होंगे? हाइट्स के रेशियो क्या होंगे? सिंपल सी बात है, जो 4 यूनिट मेरा बेस होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 3 होगा, और जो मेरा 3 यूनिट हाइट होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 4 होगा। अब मुझे बोला है कि इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 12 मीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 9.6, मतलब जो मेरा 9.6 बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना है? 12। मतलब जो मेरा 4 यूनिट का वैल्यू है वो 12 गिवन है। तो 4 × 3 12, जो मेरा 3 यूनिट का वैल्यू आएगा 3 × 3 9 आएगा। मेरा 9 विल बी द करेक्ट आंसर। आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो, बिल्कुल परेशान ना हो, आप डायरेक्ट एरिया कंपैरिजन कर दो। कि मैं एक बार एरिया लिख दूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 मेरा बेस क्या है? बेस 9.6 है, तो हाइट क्या है? 12। और एक बार मेरा बेस क्या है? 1/2 12.8, तो हाइट मान लेते हैं h है। काटा कुटी लगा दोगे भैया, 32 तिया 96, 32 चौके 128, 4 से काटो 4 तिया 12, तो यहां से भी हाइट 9 आएगा, यहां से भी हाइट 9 आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर बदल जाएगा, तरीके बदलने से उत्तर नहीं बदलते हैं, तरीके बदलने से उत्तर नहीं बदलते। क्लियर है? एक सवाल और आपके सामने CGL 2023 प्री में आया है,
वैसा नहीं, सेम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही है, घुमा फिरा कर थोड़ा दिया गया है, कर लीजिएगा इसे भी आप। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 5:3। दो ट्रायंगल के एरिया आपको गिवन था, आपसे उनके हाइट का भी रेशियो गिवन है एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:7। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, आपसे उनके बेसिस के रेशियो पूछा है। कैसे करिएगा बताइए, कैसे करिएगा? अगर हम बोलो हाइट क्या होता है, अगर एरिया क्या होता है, तो 1/2, अगर मान लेते हैं एक del1 है एक del2 है, एरिया क्या होगा 1/2, मान लेते हैं इसका बेस A1 है और हाइट H1 है, और इसका 1/2, इसका बेस A2 है और हाइट H2 है। ऐसे ही होगा ना, कुछ एरिया होगा कुछ बेस होगा कुछ हाइट होगा, कुछ एरिया होगा कुछ बेस होगा कुछ हाइट होगा। बोलेंगे जी सर आपके बात में दम है। मैंने बोला एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3, एरिया का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। 1/2 तो काट ही दो भैया यहीं पे, 1/2 तो यहीं पे काट दो। साइड्स का रेशियो मुझसे पूछा है, मान लीजिए A1:A2 हमने लिख दिया। हाइट्स का रेशियो मुझे दिया हुआ है H1:H2 मुझे 5:7 गिवन है। 5 से 5 काटे 7 यहां भेज दिए, तो A1:A2 क्या आ जाएगा 7:3। A1:A2 मेरा आ गया 7:3। क्या आपको किसी बात का दिक्कत है, किसी चीज का कष्ट है? हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट। क्या है? रेशियो बेस इक्वल, हाँ वही बात है, एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट। रेशियो बेस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हाइट इज सेम। इस बात को समझ पा रहे हो? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेशियो बेस है उसी रेशियो में एरिया होता है। मैं आपको समझाता हूं। मैं बोला मेरे पास ये ट्रायंगल है जिसका बेस मान लेता हूं ये 5 है और मान लेता हूं ये हाइट 6 है। मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। हर एक बच्चा सिखा देगा मुझे कि 1/2 5 × 6 मास्टर जी हाइट हो गया आपका 6, तो 2 3 6 15 हो गया आपका एरिया, खेला खत्म। 15 इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब मैं कल को ये बात बोला, जो ऊपर से लाइन ड्रॉ था ना वैसे 3:2 में काट रहा था, मतलब ये 3 सेंटीमीटर का हो जा रहा था और ये 2 सेंटीमीटर का हो जा रहा था। अब मैं आपको अगर नाम दे दूं साथ के साथ कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब मैं बोलूं कि ABC और ACD का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे सर जो ABC का एरिया आएगा, ये तो पूरा ABD का एरिया था 15। अब आप ABC पे फोकस किए तो 1/2 बेस मेरा 3 है, हाइट मेरा 6 है, 2 3 6, तो ये 3 3 9 आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ दो 9। और अगर मैं ट्रायंगल ACD का वैल्यू बात करूं तो ACD आएगा 1/2 2 × 6, तो ये 6 आएगा। मतलब इस पर्टिकुलर का एरिया 9 आएगा और इस पर्टिकुलर का एरिया 6 आएगा। पूरे का ओवरऑल 15 आएगा। क्या इस बात से किसी भी भाई बंधु को आपत्ति है? हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं, अगर मुझे ओरिजिनल एरिया ना निकालना हो, क्या है, मुझे सिर्फ इतना बताना हो कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD का एरिया का रेशियो क्या होगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो कैसे करूंगा बताओ। अब मैं बोलूंगा सर ABC 9 है, ACD 6 है, तो 9/6 3/2। इसको करने से पहले 3/2 करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। मैं कैसे करूंगा, 1/2 बेस A, तो बेस को B लिख देता हूं, 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें पता है सर बेस क्या है, तो बेस इसका BC है, बेस इसका BC है और इसका 1/2 बेस CD है इंटू हाइट।
हाइट तो दोनों का ही सेम है। बोलेंगे जी सर हाइट तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का दोनों सेम बेस पे कट के बना है, सेम बेस पे कट के बना है। मतलब 1/2 खत्म। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और एसीडी है, वो अपने बेस के रेशियो पे डिपेंड करता है। बेस के रेशियो पे डिपेंड करता है कि अगर मैं बोलूं मुझे एबीसी और एसीडी का एरिया का रेशियो बताओ, हम कुछ और नहीं पूछे, एरिया का रेशियो पूछे हैं, ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछे हैं, रेशियो पूछे हैं। तो अगर कल को मुझे ये 5 ना गिवन हो, ये 6 ना गिवन हो, सिर्फ इतना ही गिवन हो कि BC रेशियो CD 3/2 है, तो मैं इजीली बोल सकता हूं 3 तिया 9 और 3 दूना 6। इसका एरिया भी सर 3/2 में हो जाएगा। अगर मेरे BC और CD 3/2 में है तो एरिया भी 3/2 में होगा। क्या इस बात से तकलीफ है? सर नहीं, इस बात से हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। अब ये लाइन कैसा भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं कि लाइन परपेंडिकुलर हो। कल को ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो और बोले कि मेरा 1 है और ये मेरा 5 है, तो मैं बोल सकता हूं ये एरिया 1/5 में डिवाइड होगा। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सर, इसके लिए जो भी यहां पे हाइट आएगा वो दोनों के लिए बराबर आएगा, तो हाइट मेरा इजीली कट जाएगा। तो हाइट कोई इंपैक्ट ही नहीं डाल रहा है। जो ये बेस का रेशियो है वही ओरिजिनल इंपैक्ट डाल रहा है मेरे एरिया के रेशियो में, वही ओरिजिनल इंपैक्ट डाल रहा है मेरे एरिया के रेशियो में। कल को मेरे सामने ऐसा सवाल आ जाए और ये कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाए और मुझसे ये बोले ABCDEF, ये बोले 1 2 3 4, 1/2 2/3/4 में है, और मुझसे अगर बोल दे कि ABC ACD ADE AEF का एरिया का रेशियो बताओ, मुझे सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए, मैं बोल दूं 1/2 2/3/4 होगा। क्या इस बात से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कल को कुछ नहीं करे, बोल दे, ऐसे भी बोल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ऐसे बोल सकता है कि इसका एरिया 27 यूनिट है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF या फिर ABC या फिर ACD या फिर AEF। तो मैं बोल सकता हूं इसका एरिया कितना होगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 9 27, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 9 9, 2 यूनिट का वैल्यू 2 9 18, 4 यूनिट का वैल्यू 4 9 36। अगर पूरे का एरिया पूछता तो 1 2 3 3 6 4 10, 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुणे 9 10 9 90, 10 यूनिट की वैल्यू 10 9 90। मतलब जिस रेशियो में मेरा एरिया होगा जिस रेशियो में मेरा साइड होगा उसी रेशियो में एरिया होगा, और जितना मल्टीप्लाई हो रहा होगा उतना ही मल्टीप्लाई होगा। वो तो सिंपल सी बात है। क्या आपको इस बात से तकलीफ है? क्या आपको ये चीज लिखने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आइए, इस पे भर भर के बहुत सवाल पूछे गए हैं, मैं आपके लिए 5-6 सवाल रख लिया हूं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन है। चलिए इस चारों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए भैया। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए गए हैं, सवाल आप लगाना शुरू कर सकते हैं। देखो सवाल है, इफ इन ट्रायंगल ABC, अगर त्रिभुज ABC में D इज ए पॉइंट ऑन BC, पॉइंट BC पर D एक पॉइंट है, ABC में BC पर D एक पॉइंट है, सच दैट BD रेशियो BC 2/5। बात को ध्यान देना, बहुत गलती कराते हैं, कमीने बहुत है वो लोग। यहाँ पे BD रेशियो DC नहीं बोला है, BD रेशियो BC बोला है। मतलब अगर BD 2 है तो BC आपका 5 है। ये नहीं बोला है कि BD आपका 2 है तो DC आपका 5 है। अगर आपका BC 5 है और BD 2 है तो DC कितना होगा, 3। अगर BD रेशियो DC 2/3 है तो इनके एरिया किस रेशियो में होंगे, 2/3 में इसके एरिया भी होंगे। हमसे क्या पूछा है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC का एरिया क्या होगा। सिंपली 2/3 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल।
क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज अ मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। मीडियन माध्यिका होता है जो किसी भी भुजा को दो भागों में बांटता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है जहां पर एडी जो है वो मीडियन है, तो डी क्या काम कर रहा होगा, डी बीसी को दो इक्वल भाग में बांट रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि बीडी और डीसी को 1:1 में बांट रहा होगा, या फिर आप बोल सकते हो जो बीडी होगा वो बराबर होगा डीसी के। क्या छोटी सी बात आपको क्लियर है? क्या छोटी सी बात आपको क्लियर है? बोलेंगे जी सर एकदम क्लियर है। तो इस बात को अगर क्लियर है तो आप ध्यान रखना, एडी क्या करता है, अगर मीडियन होता है तो दो इक्वल भाग में बांटता है। अब फोकस करो, ट्रायंगल एबीसी में एडी इज मीडियन एंड पी इज ए पॉइंट ऑन एडी। अगर हमने ट्रायंगल एबीसी यहां पे फॉर्म किया जहां पर एडी मेरा मीडियन था, एडी मेरा मीडियन था। अब यहां पे आगे बोला है कि P इज ए पॉइंट ऑन एडी, P इज ए पॉइंट ऑन एडी। मान लीजिए पीडी पर एडी पर कोई पॉइंट है P, और बोला गया एपी रेशियो पीडी 3:4 है, एपी रेशियो पीडी 3:4 है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी और एबीसी क्या होगा? हमने इसको ऐसे मिला दिया, मुझसे एपी रेशियो पीबी दिया हुआ है और मुझे बीडी रेशियो डीसी दिया था। बीडी रेशियो डीसी वो इनडायरेक्टली दिया था, डायरेक्टली नहीं दिया था, डायरेक्टली नहीं दिया था। ये 1:1 डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था। लेकिन ये मुझे 3:4 डायरेक्टली दिया था। मुझसे एट द एंड पूछा क्या है, एपीबी और एबीसी का एरिया। मुझे एपीबी का एरिया निकालना पड़ेगा और मुझे एबीसी का एरिया निकालना पड़ेगा। देख लिया साउंड जा रहा है ना? अब मैं अगर सॉल्व करूं भाई तो कैसे करूंगा मेरे लाल? देखो ध्यान देना भैया, देखो अगर मैं बोलूं मैं एपीबी का बात करूं तो 3 यूनिट होगा और बीपीडी का बात करूं 4 यूनिट होगा। इनके जो एरिया होंगे 3:4 में होंगे। बोलोगे जी सर 3:4 में होंगे ही होंगे। अब मैं अगर बात करूं, अगर एपीबी 3 है, पीबीडी 4 है, तो ओवरऑल एबीडी कितना होगा? 7 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 होगी तो इस 1 यूनिट की वैल्यू भी 7 होगी। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 7 होगी तो एक साथ 7, तो ये भी एक साथ 7 होगा। मतलब ये एडीसी भी 7 होगा, अगर एडी भी 7 होगा, क्योंकि ये दोनों तो 1:1 में होंगे। अब मैं थोड़ी देर के लिए 3-4 भूल गया, मैं सिर्फ एबीडी पे फोकस किया। तो एबीडी का जो एरिया होगा वो भी 1 यूनिट होगा और एडीसी का जो एरिया होगा वो भी 1 यूनिट होगा। तो इन दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। बोलोगे जी सर, तो अगर उसका एरिया 7 है तो इसका भी एरिया 7 होगा। अब मुझसे बोला गया एपीबी का एरिया, तो एपीबी का एरिया 3 है और एबीसी का एरिया, तो एबीसी का एरिया पूरा जोड़ो, 3 4 7 7 14, 3:14 एबीसी और एपीबी का एरिया आएगा। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ो, आगे बढ़े सर। बोला है इन ट्रायंगल एबीसी पी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। एबीसी में पी एक पॉइंट है बीसी पर, सच दैट बीपी रेशियो पीसी 4:11 है एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी बनाया, ध्यान दो, मुझसे बोला कि ए बी सी, बीसी पर कोई पॉइंट पी है जहां पर बीपी रेशियो पीसी 4:11 है। अगला लाइन, क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बीपी का। क्यू जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का काम क्या होता है? मिड पॉइंट का काम होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, कोई लाइन के बीच का बिंदु। अब ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों को इक्वल भाग में बांटा होगा। इट मीन्स बी क्यू भी 2 हुआ और क्यूपी भी 2 हुआ। बोलोगे जी सर बात आपका सही है। अब हमसे बोला है कि ए बी क्यू और ए बी सी का एरिया बताओ। ए बी क्यू 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये 11 होगा। और ए बी सी, तो ए बी क्यू तो 2 हो गया और ए बी सी कितना हुआ? 2 2 4 11 15, 2:15 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्या आपको चीजें क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। इस बात को समझना,
क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी रेशियो डीसी 3:4, ई इज ए पॉइंट ऑन एडी सच दैट ए रेशियो ईडी 2:3। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी और एईबी। हमने त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है, जैसा कि बीडी रेशियो डीसी आपको गिवन है 3:4। मान लेते हैं डी यहां पे, तो बीडी रेशियो डीसी आपके 3:4 गिवन है। आगे आ जाओ, ई एडी पर एक बिंदु है, ई जो है एडी पर कोई बिंदु है जो ए रेशियो ईडी 2:3 दिया हुआ है, ए रेशियो एडी 2:3 की दिया हुआ है। अब मैं बोलूं अनुपात ज्ञात करना है ट्रायंगल ईसीडी का और एईबी का। ईसीडी और एईबी इस दोनों ट्रायंगल का एरिया बताना है। बताइए भैया क्या कर सकते हैं? कुछ भी जो आपके दिमाग में चल रहा हो सोचो, इतना आप सोचने लायक हो चुके हो। अगर मैं बोलूं कि ए बी ई का एरिया लिखोगे, ये बढ़िया सवाल है, तो ये 2:3 होगा, बोलेंगे जी सर। अगर आप ए ई सी और ई सी डी का एरिया लिखोगे तो ये भी 2:3 होगा, बोलोगे जी सर। अब मैं अगर बात करूं ए बी डी का एरिया लिखूंगा तो ये पूरा 3 होगा, और ए डी सी का एरिया लिखूंगा तो पूरा 4 होगा। सर कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है, 3 यूनिट बराबर 5, 4 यूनिट बराबर क्या होगा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रहा है, हमारा भी नहीं कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अभी तो जो हमने सिखाया उसके हिसाब से अब चल रहे थे, अब थोड़ा दिमाग लगाएं। हम लोग बस यहाँ पे होल्ड किए। हमसे पूछा था ईसीडी और एईबी का एरिया, एईबी। हम लोग किसी एक को पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए। हम लोग कोई ऐसा नंबर देखते हैं ना सर जो 2, 3, 5 और 3 दोनों से कटे, 5 और 3 दोनों से कटे, तो 5 और 3 से संख्या कटेगा 15। मतलब हम अब एरिया 15 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जिससे कैलकुलेशन बैठ जाए। हमने बोला कि एबीडी के एरिया हम 15 मान ले रहे हैं। कैसे माना हो 15? 3, 2, 5, ये पूरा 5 और ये 3, 15 इसके अकॉर्डिंग माना हो, 5 दिया 15। हमने बोला पूरा 15 मान लिया इसको। जब मैं इसको 15 माना तो 2:3, तो आप 2:3, 2 + 3, 5 यूनिट बराबर है 15, तो 1 यूनिट बराबर है 3। तो मैं मान लिया 2 तिया 6 यूनिट इसका एरिया है और 3 तिया 9 यूनिट इसका एरिया है। क्या कोई समस्या है? बोलोगे जी सर कोई समस्या हमें नहीं है। अगर मैं इसका एरिया 6 यूनिट माना तो ये 2 तिया 6 हो गया, ये 3 यूनिट माना तो ये 3 तिया 9 हो गया, क्योंकि 2:3 में होगा। अब मुझे ए बी ई से तो काम था, तो ए बी ई को 6 मान लिया। अब मुझे फर्क पड़ता है ई सी डी पर, तो मैं फोकस कर रहा हूं बीई सी ट्रायंगल पर। बीई सी ट्रायंगल में फोकस किया तो मुझे बीई डी को देखूं तो 3 यूनिट बराबर 9 है, तो मेरा ई सी डी 4 यूनिट बराबर 4 तिया 12 हो जाएगा। ई सी डी 4 यूनिट बराबर 4 तिया 12 हो जाएगा। मुझे सिर्फ ई सी डी और ए बी ई से मतलब था, तो मैंने बोला ई सी डी 12 है और ए बी 6 है, अगर काटोगे 2:1 हो जाएगा। अगर मुझे इसको निकालना होता ए ई सी, तो मैं बोलता अगर मैं इस ए डी लाइन को फोकस करूं तो बोलूंगा ये 3 चौके 12 है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। क्या इस बात से कोई समस्या है? क्या इस बात से कोई समस्या है? बोलोगे नहीं सर कोई भी किसी भी प्रकार की हमें समस्या नहीं है, हम इजीली इस चीज को समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या कहा जाता है और किस तरीके से हो रहा है। बस यही सिंपल सा चीज होती है और कुछ होता नहीं है। अगर आपसे इसका रेशियो, इसका रेशियो, उसका रेशियो कुछ भी पूछता तो सबके सब कुछ आप निकाल लेते। बस यहाँ पे मेन चीज था कि आपको नंबर डिसाइड करना कि कैलकुलेशन ना बढ़े। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ भैया। आगे हम लोग यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिर्फ एक चीज पढ़ा, क्या पढ़ा? कि हाउ टू फाइंड एरिया बाई एक मेथड, कि आपको बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो। अगर बेस और हाइट गिवन रहता है तो क्या क्या किस किस तरीके से और भी सवाल बन सकते हैं, मैंने वहीं पे वो भी डिस्कस करके एंड कर दिया। अब हम लोग अगली चीज पढ़ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, कि हीरोन्स फार्मूला को यूज करके हम लोग कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अगर आपके ट्रायंगल के सिर्फ तीनों साइड गिवन हो, वो ट्रायंगल कैसा भी हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कुछ भी हो, जैसा भी बना हो, उसका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास सिंपल सा
तीनों ट्रायंगल का अगर साइड गिवन हो, मान लेते हैं ये आपका ए गिवन हो, ये आपका बी गिवन हो, ये आपका बी गिवन हो और ये आपका सी गिवन हो, तो मैं ये बात बोल सकता हूं इजीली कि अगर मुझे इस एबीसी ट्रायंगल वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है तो जो इसका एरिया आएगा वो आता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और यू कैन से सेमी पेरीमीटर, क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अगर आपको तीनों साइड गिवन हो, अगर आपको तीनों साइड गिवन हो तो आप उसका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा हीरोन्स फॉर्मूला जो कि 9th क्लास में पढ़ना था, ये 9th में पढ़ना था, हमने तो 9th में ही पढ़ा था और हमें आज भी 9th वाला ही याद है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बात ये नहीं कि आपको याद है, बात ये है कि आप कितना तेज यूज कर पाते हो, क्योंकि ये सवाल से प्रेम है। और अगर आप जाओगे 5, 6, 7, 8, 11, 13 ऐसे करके भर भर के सवाल पूछे गए हैं। मैं 3-4 सवाल आपके लिए, देखो 5, 6, 7 से तो सवाल पूछा ही गया, लेकर भी आया हूं। मैं आपके लिए 4 सवाल लेकर आया हूं जो कि आपके पेपर्स में आए हैं। देखो ये 3, 5, 6 2023 सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है और ये आपकी 13, 14, 15 जो कि सीडीएस 2024, सीडीएस 2023, डीएसएसबी 2018, एसएससी सीजीएल 2017, इस पर्टिकुलर डेटा वाला सवाल को पूछो मत, कम से कम 10 से 11 बार ये डेटा वाला सवाल पूछा है। तो मैंने 4 सवाल यहाँ पे एरिया निकालने के लिए रख रखा है। करिए, क्या सिखाया? जो एस होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और जो एरिया होता है वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है? जी सर क्लियर है। कैसे करोगे बताइए? सर सिंपल सी बात है, मुझे अगर एस निकालना हो तो मैं लिखूंगा 11 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, जोड़ दो। मैंने क्या किया, इस 13 में से एक उठा के यहां दे दिया, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो ये 12 तिया 36 हो गया। तो 36 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 18। अब ये होगा 18 इंटू 18 माइनस 11, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अगर मैं बोलूं कि 6 निकाल लो बाहर, कहां से 6? यहां से 6 और ये 6 3 18 का 6, ये हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 5, 3 7 21, 5 105, 6 रूट 105 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? जी सर एकदम तरीके से क्लियर है। अब मैं बेसिक से इतना नहीं सॉल्व कराऊंगा, अब मैं थोड़ा फास्ट सिखाता हूं। अगर मैं बोलूं, पॉज करो, ट्राई करो कि इसका एस क्या होगा, तो 5 प्लस 7 प्लस 6 18/2 9 होगा। एरिया क्या होगा? 9 इंटू मतलब एस इंटू एस माइनस ए 9 माइनस 5, एस माइनस बी 9 माइनस 6, एस माइनस सी 9 माइनस 7 2। अगर मैं बोलूं सिंपल सी 9 चौकों के 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6 और 3 दूना 6, 6 रूट 6 मेरा एरिया होगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन देखूं तो कोई भी ऑप्शन 6 रूट 6 के आसपास नहीं था। अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो रूट 6 का स्क्वायर रूट कितना होगा? अगर रूट 6 का आप नहीं सोच पा रहे हो तो मैं आपसे बोल दूं कि 600 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 600/100 कर दो। सर ये 600/100 में 100 का तो स्क्वायर रूट मुझे पूरा पूरा पता है 10 होगा। 600 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 584 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है।
मतलब जो भी मेरा 600 का स्क्वायर रूट आएगा वो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब मेरा 2.4 समथिंग आएगा मेरा 6 का स्क्वायर रूट। क्या बात बोल सकता हूं? जो 6 का स्क्वायर रूट आएगा वो 2.4 समथिंग आएगा, तो मैं इसको 2.4 ही मान लेता हूं सीधा। तो 24 छक्के 144, 14.4 के आसपास एरिया आएगा। एक ही ऑप्शन है 14.69 जो करेक्ट होगा, और इसके आसपास ऑप्शन है भी नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन रहता ना 14.85, 14.78, 14.39, तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करते। ऑप्शंस दूर थे, हमने इजीली निकाल दिया। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़िए, बिना रुके सॉल्व कर दो। 5 3 8 6 14/2, एस हो गया 7, 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2√14 विल बी द करेक्ट आंसर। 2√14 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी सर। एक चीज आप याद कर जाना कि जब भी 13, 14, 15 से आपका एरिया पूछे कि एक साइड 13 है, एक साइड 14 है, एक साइड 15 है, तो इसका एरिया हमेशा 84 आता है और इसका इन रेडियस हमेशा 4 आता है, जो कि आने वाले टाइम में आपको पढ़ाऊंगा तो दोबारा इन रेडियस होता क्या है सिखाऊंगा। ये चीज आप याद कर लो कि इस 13, 14, 15 ट्रायंगल का एरिया 84 और इन रेडियस 4 होता है, ये रट लो। अब इस सवाल को सॉल्व करो। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 13, 14, 15, व्हाट इज द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। एक चीज ध्यान देना, वो यहां पे तो ये बोला है ना, ध्यान दो कि इसके लार्जेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा। अगर वो स्टेटमेंट ऐसे देगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, उसके सबसे छोटे ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा लेंथ होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे छोटा हाइट होता है। अगर मैं आपके सामने फोटो बनाऊंगा 1 मिनट में समझ जाओगे। अगर मैंने ऐसा फिगर बना दिया, आप ट्रायंगल देख पा रहे हो जी सर, तो आप इस बात को समझना कि लिख लो हिंदी में स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग के स्पेलिंग याद रखना, एसएससी में आता है। मैं एक साल पेपर दे रहा था तो कॉरस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग होगा CORRES, मेरे को याद हो गया तब से। देखो CORRESPONDING, इसमें ई आता है, इसी बात को मैं ध्यान नहीं था मेरे पास। तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके एसएससी में जब स्पेलिंग एरर के सवाल आते हैं तो वहां पे पूछा जाता है। मैं लिख रहा था तो मुझे मेरे दिमाग में आ गया CORRES कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आपका लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं height corresponding to smallest side is largest and height corresponding to largest side is smallest। और ऐसे लिख सकते हो largest side, फोटो में सिखाऊंगा अभी समझ जाओगे। largest side के corresponding height smallest होता है, smallest होता है। ठीक है, अब आपको समझा रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा हाइट सबसे लंबा हाइट है। आपको पता है ये तो छोटा सा हाइट बनेगा इसका, ये मेरा साइड सबसे बड़ा साइड है तो इसका कितना छोटा हाइट बन रहा है, और ये मेरा साइड आपको दिख भी रहा है फोटो में सबसे छोटा साइड है, तो इसका हाइट कितना बड़ा बन रहा है। तो आप ये सिंपल से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो साइड बड़ा साइड होगा, मान लो कल को हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में ये सबसे बड़ा साइड है, ये सबसे छोटा साइड है, तो इसका जो हाइट होगा कितना छोटा हाइट है आप खुद देखो, और इसका जो हाइट है कितना बड़ा हाइट है। तो आप ये बात बोल सकते हो जो सबसे बड़ी हाइट होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे छोटी हाइट होगी, और जो सबसे छोटी हाइट हो, जो सबसे छोटी साइड होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे बड़ी हाइट होगी। इस बात को समझ गए? बोलोगे जी सर समझ गया। अब इसे समझो। अब हमें अगर इसका एरिया निकालना भी होता तो मैं एरिया निकाल देता कि इसका वैल्यू क्या होगा, 13 + 14 + 15 मतलब 42, और 42/2 21।
अगर मुझे एरिया निकालना पड़ जाए तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलेंगे जी सर, अब देखो 7 और गुणे 3, इस 6 में से 3 ले लो तो 7 या 21 इंटू 21, 21 निकल जाएगा। और इसमें से 3 लिए थे तो 2 बच गया था, तो 8 इंटू 2 16 का स्क्वायर रूट 4 ले लो, 84 आ गया। एरिया मेरा 84 आ गया। अब मुझे बोला है कि सबसे बड़ी भुजा के अनुरूप ऊंचाई ज्ञात करिए। अब सबसे बड़ी भुजा के अनुरूप ऊंचाई ज्ञात करना है, इट मींस बेस आपको क्या कंसीडर करना है, बेस मस्ट बी 15, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 15 है। तो मैं एरिया एक तरीके से लिख सकता हूं 1/2 बेस 15 इंटू हाइट h, और जो एरिया आएगा 84 आएगा। तो हाइट का वैल्यू क्या आएगा, 3 × 5 = 15 और 28 × 84, 28 दूना 56/5, 11.2 जो आएगा मेरा हाइट आएगा। 11.2 जो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। 11.2 जो आएगा मेरा 11.2 सेंटीमीटर वो हाइट आएगा। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट और एकदम मेंस लेवल हाई लेवल सवाल यहां से फॉर्म होते हैं। आपको सवाल मैं दिखा भी देता हूं। एक सवाल आपके सामने CHSL 2020 का है, एक सवाल आपके सामने ये मेंस या फिर कैट का पूछा हुआ सवाल है। आई थिंक ये कैट का सवाल है, मेंस का सवाल में आगे, हाँ ये मेंस का सवाल है, वो पिछला वाला कैट का सवाल था, और ये मेंस का सवाल है, और ये भी आपका मेंस का सवाल है। मैंने 4 सवाल रखे, चारों के चारों बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। इस ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं ना, तो वो जो सॉल्व करता है वो सिर्फ टॉपर्स ही सॉल्व कर पाते हैं, सभी लोग सॉल्व नहीं कर पाते, सिर्फ टॉपर्स ही सॉल्व करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, यहां से आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग एंगल। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल गिवन है, मान लेते हैं ट्रायंगल ए है, बी है और सी है। ट्रायंगल एबीसी में ये एंगल में मान लेता हूं अल्फा है। अगर आपको ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, ध्यान देना उनके बीच का एंगल, अगर ये ए है और ये ए, इसको ले लेते हैं, ले लो ना भाई एक्स वाई ले लेता हूं। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, माफ करना खांसी बीच में आ गया। अगर मैं बोलूं ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा 1/2 XY साइन अल्फा। आपको ध्यान देना, अगर जो साइड कंसीडर कर रहे हो उनके बीच का ही एंगल आपको कंसीडर करना है। जो साइड आप कंसीडर कर रहे हो उनके बीच का ही एंगल आपको कंसीडर करना है। अगर कल को आपको ये एंगल बीटा गिवन है तो आप एरिया ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 x इंटू जेड इंटू साइन बीटा। कल आपको एरिया ये गामा गिवन हो तो आप ऐसे भी एरिया लिख सकते हो 1/2 y इंटू जेड इंटू साइन गामा। आपको जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। तो आइए हम लोग एक छोटी सी चीज और समझते हैं। सीधे सवाल पे जाओगे परेशान होगे, अब मैं आपको छोटी छोटी और बातें समझाता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ किया, बोला मेरा ये ई है, ये मेरा एफ है, और मैं बोल दूं ये मेरा एंगल अल्फा है, और मैं यहां साथ के साथ आपको ये साइड ए को दे दिया लेंथ 3, ई बी दे दिया 5, एफ दे दिया 7 और ई एफ दे दिया 10, और बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ टू ट्रायंगल ए बी सी। मैंने बोला कि आप ए ई एफ से ए बी सी के एरिया का रेशियो बताओ। तो आप बोलोगे सर मेरे को बहुत इजीली फाइंड कर दूंगा। आपने एरिया निकालने सिखाया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो अगर उसके दो साइड्स गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो। अगर मैं बोलूं कि 1/2
AEF का एरिया क्या होगा, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू साइन अल्फा। और मैं बोलूं कि इसका एरिया क्या होगा ABC का, तो 1/2, इसका साइड का लेंथ क्या है 3 + 5 8, और इसका साइड का लेंथ क्या है 1/2 7 + 10 17, इंटू इसके बीच का एंगल है साइन अल्फा। अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान दोगे, क्या इस एरिया का रेशियो, शब्द को ध्यान दो, क्या इस एरिया का रेशियो 1/2 और साइन पर डिपेंड करता है? क्या इस एरिया का रेशियो 1/2 और साइन पर डिपेंड करता है? नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो आप 1/2 और साइन को इज्जत दो ही मत। अगली चीज, जब हमने एरिया का रेशियो लिखा तो 3 7 21 और 17 8 136, कट तो नहीं रहा, तो 21 रेशियो 136 आ गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि BEFC का एरिया क्या होगा, BEFC का, तो आप बोलोगे 136 - 21, क्योंकि इसका एरिया 21 हो गया, तो ये हो जाएगा 136 - 21, 6 से 1 गया 5 और 115। तो अगर मैं ऐसा कल को सवाल पूछ देता कि BEFC रेशियो ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या आता, इसका उत्तर आता 115 रेशियो 136। क्या इस बात को लिखने में आपत्ति है? बिल्कुल नहीं है सर, ये भी लिखा जा सकता है। अगर कल को मैं आपके सामने ऐसा कुछ प्रेजेंट कर दूं, ऐसा कुछ प्रेजेंट कर दूं, ABC, अगर ये लाइन ड्रॉ कर दिया DEF, और आपसे कुछ नहीं बोला, कि सिर्फ आपसे बोला कि आप सारे एंगल्स का रेशियो लिख दो, तो आपको इतना पता चल चुका है कि अगर मैं ABC से एंगल्स का रेशियो लूंगा तो मुझे कोई 1/2 और अल्फा बीटा एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर मुझे चुपचाप ये लिखना हो ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ, मुझे ये लिखना हो, तो मैं चुपचाप ये बोल दूंगा भैया कि अगर ADE लिखना है तो AD इंटू AE, AD इंटू AE अपॉन AB इंटू AC। सर ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता भी कि 1/2 यहां भी 1/2 यहां भी तो कट जाता। अगर साइन A ADE के लिए और साइन A ABC के लिए लिखता तो वो भी कट जाता। तो मुझे उन साइन का और 1/2 का इज्जत ही नहीं है मेरे नजर में, ठीक है। अगर कल हमको लिखना हो ट्रायंगल BDF और ट्रायंगल ABC का एरिया, तो भी मैं इजीली लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? BD इंटू BF अपॉन BA इंटू BC। अगर कल को मुझे लिखना हो ट्रायंगल CBA का एरिया, ट्रायंगल CFE का एरिया अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया, तो भी मैं लिख सकता हूं CE गुणा CF अपॉन आपका CB गुणा CB गुणा CA। क्या इस पर्टिकुलर बात से आपको दिक्कत है? सर बिल्कुल हमें दिक्कत नहीं है। अगर कल को वैल्यू गिवन हो, मान लेते हैं वैल्यू हमने दे दिया सबका लेंथ का, हमने सबका लेंथ का दे दिया, तो मैं इजीली सब कुछ फाइंड आउट कर सकता हूं। सर मैंने दे दिया कि इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ 8 है, और इसका लेंथ मान लेता हूं कि 10 है। अब हमसे कोई बोले कि बताओ कि ट्रायंगल DEF, सवाल देखना, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल DEF का एरिया बताओ। चलो थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC का रेशियो बताओ। तो रेशियो आसान है, लेकिन ये निकालना थोड़ा टफ है। चलो दोनों सवाल सोचो, दोनों में सिखा देता हूं, फिर हम लोग 4 क्वेश्चन अपने पास, चारों क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर मैं इसको सिखाऊं तो मैं पहला काम क्या करूंगा, ADE इंटू ABC कर दूंगा। तो AD इंटू AE, तो 2 तिया 6, 2 इंटू 3 अपॉन हो गया 2 4 6, 3 6 9, तो 6 इंटू 9। अगर काट लो तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6, तो ये हो गया 1/9। चलो अगर मैं बोलूं BDF, तो
तो 4 × 8 बी ए इंटू बी सी, बी ए हो जाएगा 4×2=6 और ये 8×10=18, तो 6 × 18। 4 से अगर मैं काट लूं तो ये कितना होगा, 2×3=6 और 2×9=18, 8/27। सी इंटू सी एफ, तो ये 6 × 10 और ये 10×8=18 और ये 6×3=9। अगर आप काटोगे यहां पे 2×3=6 और 2×9=18, ये हो जाएगा 30:81। आपका क्या आया, यहां पर निकल के आया CEF रेशियो ABC, यहां पे निकल के आया BDF रेशियो ABC, यहां पे निकल के आया ADE रेशियो ABC। सर बोला जी, जो ABC का एरिया है, हाँ वो तो हर जगह बराबर होना चाहिए ना। हाँ, तो ABC का एरिया हर जगह बराबर कर देते हैं। हमने ABC का एरिया हर जगह बराबर करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां मुझे मिला 9/81, यहां मुझे मिला 24/81 और यहां मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है 30:81। इट मीन्स अगर मैं बोलूं मेरा ABC ट्रायंगल का एरिया 81 यूनिट है तो मेरा ADE 9 यूनिट है, मेरा BDF 24 यूनिट है और मेरा CFE 30 यूनिट है। अब मैं बोल सकता हूं 24 9 33 30 63, 81 से 63 घटा दो तो क्या निकलेगा 18। मेरा जो 18 यूनिट है वो DEF की वैल्यू है, जो मेरा 18 यूनिट है वो मेरा DEF की वैल्यू है। आप जोड़ के देख लो, 18 9 27, 27 30 कितना होगा 57, 57 4 61 20 81। ओवरऑल पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया निकल के आ गया। अगर मुझे रेशियो निकालना होता तो मैं सिंपली बोल देता DEF की वैल्यू 18 है और इसकी वैल्यू 81 है, तो 9 दूना 18 9 9 81, 2:9 जो है इसके एरिया का रेशियो है। क्या इस बात से किसी को दुख दर्द पीड़ा हो ही नहीं सकता सर। लेकिन हमसे पूछ लिया किसी ने कि DEF का ओरिजिनल एरिया बताओ। अब मैं यहां पे ओरिजिनल लेंथ दिया हूं तभी तो ओरिजिनल एरिया पूछा हूं, अदरवाइज मैं पूछने का अधिकार है क्या मेरे पास, नहीं सर। तो ओरिजिनल एरिया निकालो। मुझे ये साइड क्या गिवन है 6, ये साइड क्या गिवन है 9 और ये साइड क्या गिवन है 18। कैलकुलेशन बड़ा होगा यार, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। अब मैं बोला, अब मैं अगर इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालूं तो क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। बोलोगे जी सर। S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है 6 + 18 24 और 9 33, 33/2। S की वैल्यू है 33/2। तो S माइनस A, तो आप देखो कैसे घटाओगे, 33/2 माइनस 6, तो 33 माइनस 12/2, 33 से 12 घटा दो कितना होगा 21, 21/2, 33/2 माइनस 18, 18। सॉरी, चलो इस सवाल को मैं ना यहां पे छोड़ता हूं। कोई बोलेगा क्यों छोड़ दिए बीच में। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में एक बात सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी जाके ट्रायंगल पॉसिबल है, तभी जाके ट्रायंगल पॉसिबल है। अब यहां पे हमने बाय मिस्टेक आपको सिखाने के लिए ऐसा ट्रायंगल एज्यूम कर लिया जो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। 6 + 9 इज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इस वजह से इसका एरिया निकालना संभव नहीं है, इस वजह से इसका एरिया निकालना संभव नहीं है। रेशियो में हम लोग खेल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सवाल को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रेशियो में आप आंसर कुछ भी ला सकते हो, लेकिन ओरिजिनल काम नहीं कर सकते। ओरिजिनल काम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। ये ट्रायंगल क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कहता है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेकिन आपने जो लिया है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के हिसाब से आपका कभी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। इस वजह से मैं इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकता, इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकता। ये सवाल पूछता तो मैं निकाल लेता, ठीक है। अगर मैं साइड्स 18 की जगह कोई और लेता, 15 14 12 वैसा बन रहा होता तो मैं इजीली सॉल्व कर लेता, ठीक है। आगे आपको सवाल मिलेगा जो मैं सवाल लिया था, चिंता नहीं करो। पहले इस सवाल को निपटाओ, पहले इस सवाल को निपटाओ। CHSL का सवाल है, आया था तो भौकाल मच गया था पूरे भारत में। इन द गिवन फिगर AD बराबर है 3, A से D का वैल्यू 3 है, D से E का वैल्यू 4 है, D से E का वैल्यू 4 है,
ए से बी का वैल्यू 12 है, तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो बचा हुआ 5 होगा, तो पूरा ए भी 12 हो गया। बी से एफ 2 है, बी एफ 2 है, एफ जी 6 है, एफ जी 6 है, बी सी 10 है, बी से सी 10 है, तो बचा हुआ ये 6 2 8 हो गया, तो ये 2 होगा। बोला है कि एम रेशियो एन बताओ, एज्यूम एम इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एफ जी डी, एफ ई डी जी, ये जो है एम है, और एन जो है पूरे एबीसी का एरिया है। एन अगर पूरे एबीसी का एरिया है तो आपको इन दोनों का रेशियो बताना है। अगर मैं बात करूं बीई एफ और एबीसी का रेशियो, बीई एफ और एबीसी का रेशियो, तो आप इजीली बोल दोगे सर 5 दूना 10 और 5 4 9 3 12 और 6 2 8 2 10, 12 गुणे 10 120। क्या इस बात को बोलने में आपको आपत्ति विपत्ति कष्ट आएगी? 10/120। सर कोई आपत्ति विपत्ति कष्ट नहीं आएगी। आगे बी डी इंटू बीजी, आगे मैं बोला कि बी डी जी, ट्रेंगल बी डी जी और ट्रेंगल बी ए सी का एरिया का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे 5 4 9 इंटू 6 2 8 9 8 72, 5 4 9 इंटू 6 2 8 9 8 72 बटे 120। अब मैं बोला इसका एरिया 10 यूनिट है, इस बी डी जी का एरिया 72 है, तो 72 माइनस 10, बचा हुआ इस ई एफ डी जी का एरिया 62 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं बी डी जी का एरिया 72 है और बी ई एफ का एरिया 10 है, तो 72 से 10 घटाया तो इस बचे हुए का एरिया आपको 62 मिला। बोलोगे जी सर बात आपका सही है, 62 मिला। और पूरे बी ए सी का एरिया 120 है। जी सर मुझसे बोला गया था बी डी एफ जी, सॉरी डी ई एफ जी मतलब 62 अपॉन ए बी सी मतलब 120 का रेशियो बताओ, तो 31/60 या फिर ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। बोलेंगे एकदम सही बात है। इस सवाल को सॉल्व किया जाए। ट्रायंगल पी क्यू आर में इनर ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी यू आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू आर पी आर, हमने ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्म किया। एस पी क्यू आर एंड पी आर, पी क्यू आर एंड पी आर पर 3 पॉइंट है एस टी यू दिया गया है। बोला है कि एस डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो 1/4। एस जो है पी क्यू को 1/4 में डिवाइड करता है, 1/4 में डिवाइड करता है। अब मैं बोलूं अच्छा ये 4/1 लिख देना, 1/4 में डिवाइड करता है। टी डिवाइड्स क्यू आर इन द रेशियो 2/1 और यू डिवाइड्स पी आर इन 2/3। अब मैं आपसे बोलूं, मुझसे बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एस टी यू इस टोटल एरिया पी क्यू आर। एस टी यू पी क्यू आर का कितना परसेंट है? ऐसा सवाल एक सवाल हमने ये एग्जाम्पल लेके करा दिया था। अगर मैं पूछता कि डी ई एफ ए बी सी का कितना परसेंट है, तो 2/9 आप सॉल्व करके 22.22% आंसर ठीक करते। बोलोगे जी सर एकदम सेम सवाल है? बोलोगे जी सर। अगर मैं आपको रेशियो लिखना शुरू किया तो फटाफट से रेशियो लिखो कि पी एस यू ट्रायंगल पी एस यू लिखा मैं ट्रायंगल पी एस यू अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो लिखूंगा 1/2 अपॉन 4 1 5 और 3 2 5, 5 5 25। अगला लिखा ट्रायंगल एस क्यू टी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा किसी के मन में शायद ये बात चल रहा होगा सर यहाँ पे रेशियो है, वहां पे आपने नंबर लिया था, यहाँ पे आपका 1/4 है, 2/3 है, 2/1 है, वहां पे नंबर लिया था। तो भाई रेशियो का जो मल्टीप्लायर है ना वो भी कट जाएगा। अगर मैं मान लूं कि ये 1x और 4x है, ये 2y है और ये 3y है, तो आप यहां पे क्या लिखते? 1x इंटू 2y, और यहां पे क्या लिखते? 5x इंटू 5y। तो जो आपका xy है ना ये भी कट जाता, अल्टीमेटली ये 2/25 ही होता, अल्टीमेटली आपका 2/25 ही होता। समझ गए?
क्या आपको इस बात से समस्या है? नहीं सर, ये बात हमने समझ गया। यहां पर x लेने का कोई खास फायदा है नहीं, x लेने का कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि एक्स वाई अपने आप में कट के खत्म हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। एस क्यू टी तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर से 2, और ये अच्छा ये 4 था ना, ये 4 था, ये 4 था, 4 इंटू 2 8, और ये 2 1 3, ये 4 1 5, तो 5 गुणे 3 15। अब लास्ट ट्रायंगल आर यू टी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर का जो वैल्यू आएगा वो 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 और 3 प्लस 2, 3 इंटू 5 15। हमारे पास फिर से 3 रेशियो आ गए, लेकिन एक चीज जो कॉमन है, ट्रायंगल पी क्यू आर तीनों जगह कॉमन है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मस्ट बी इक्वल इन ऑल केसेस। बोलोगे जी सर, यहां भी एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होना चाहिए, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर। हमने तीनों को बराबर करने के लिए यहां ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने सॉल्व किया तो यह आया 6/75, यह आया 40/75, और यह आया 15/75। अब मैं बोला कि पी एस यू 6 है, पी एस यू 6 है। आगे ये जो एस क्यू टी आया ये 40 आया, और जो मेरा ये आर यू टी आया वो 15 आया। तो 15 6 21 40 61, 75 से 61 हटा दो तो ये 14 हो गया। तो जो मेरा एस यू टी हुआ वो 14 हो गया। मुझसे बोला गया है कि जो 14 है वो कितना परसेंट होगा 75 का, तो 14/75 इंटू 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 14 चौके 56/3, 18 से जाएगा 18 दिया 54, तो 18 सही 2/3% होगा, 18 सही 2/3% होगा। क्लियर है जी सर? ऐसा सवाल करा भी दिया था, इस वजह से आसान था। अगले सवाल करो। ये सवाल अच्छा सवाल है, थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे हमारे लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। बोला है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर में एक क्वाड्रिलेटरल बना है एबीसीडी, जहां पे क्यूडी बराबर 2 है, क्यूडी बराबर 2 है, क्यूसी बराबर 5 है, क्यूसी बराबर 5 है, सीआर बराबर 3 है, सीआर बराबर 3 है, बीआर बराबर 4 है, बीआर बराबर 4 है, पीबी बराबर 6 है, पीबी बराबर 6 है, पीए बराबर 5 है, पीए बराबर 5 है, एडी बराबर 3 है, एडी बराबर 3 है। आपसे बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम रेशियो लिखना शुरू किए। रेशियो लिखे भैया, ट्रायंगल पी ए बी का ट्रायंगल ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी से पी ए बी का एरिया होगा 5 गुणे 6 30 बटे 5 3 8 2 10 और 6 4 10, 10 गुणे 10 100। हमने लिखा ट्रायंगल क्यू डी सी का रेशियो ट्रायंगल एबीसी से क्या आएगा, 2 5 10 और 3 2 5 5 10 इंटू 5 3 8 10 8 80। हमने लिखा ट्रायंगल सी आर बी का ट्रायंगल एबीसी से, तो ये क्या आया 3 चौके 12 अपॉन 8 इंटू 10 80। क्या आपको किसी बात से तकलीफ है? नहीं, हमने रेशियो काट लिया। ये 3/10 हो गया, ये 1/8 हो गया, और ये 3/20 हो गया। सर फिर से वही बात, क्या कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया तीनों जगह बराबर होना चाहिए। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया तीनों जगह बराबर होना चाहिए। तो तीनों जगह हमने बराबर करने के लिए यहां ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां ऊपर नीचे
5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ मुझे मिला 12/40, यहाँ मुझे मिला 5/40 और यहाँ मुझे मिला 6/40। मतलब मैं बोल सकता हूँ PAB का एरिया 12 यूनिट है। मैं बोल सकता हूँ QDC का एरिया 5 यूनिट है। मैं बोल सकता हूँ CRB का एरिया 6 यूनिट है। तो 12, 5, 17, 6, 23 यूनिट एरिया निकल गया। तो बचा हुआ 17 यूनिट एरिया ये होगा। तो जो भी उत्तर आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन सी सिर्फ 17 का मल्टीपल है। हमने ऑप्शन सी 17 यूनिट 17√21/5 टिक कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जैसे हमने यहाँ पे बोला था, अगर आपका बात है कि DEF का ओरिजिनल एरिया कैसे निकालते हैं, वैसे यहाँ पे ये सवाल आ गया। ये तो सर यूनिटरी एरिया आपने निकाला है 17 यूनिट, इसका ओरिजिनल एरिया कैसे निकालोगे? तो ओरिजिनल एरिया पहले हम लोग जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग PQR का निकाल लेंगे। PQR का क्या पता है? तीनों साइड्स। 5, 3, 8, 2, 10, ये साइड 10 है, 6, 4, 10। अब हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें सिखाया नहीं है, इस वजह से इसे मैं नॉर्मल हीरोन्स फॉर्मूला S × S - A × S - B × S - C से सिखा देता हूँ। बोलूंगा S का वैल्यू क्या आएगा? 10, 10, 20 और 8, 28/2 14। तो 14 × 14 - 10 × 14 - 10 × 14 - 8, 4 का स्क्वायर रूट 4 और यहां से निकल जाएगा 2 दूना 4 का 2 और बच कितना जाएगा? 7√3, 7 × 3 21। मुझे 8√21 जो मिला वो क्या मिला? इस पूरे ट्रायंगल का एरिया। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मुझे 8√21 मिला। लेकिन हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया यूनिटरी में कितना यूनिट मतलब माने हुए, लेट किए हुए, एज्यूम किए हैं सर 40 यूनिट। मतलब 40 यूनिट की वैल्यू 8√21 मिली। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8√21/40। अगर मुझसे कुछ भी पूछता, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, मैं सबका वैल्यू निकाल लेता। लेकिन मुझसे इसका वैल्यू पूछा है तो 17 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो ये 8, 5, 40 खत्म हो गया। तो हो जाएगा 17√21/5। 17√21/5। क्या आपको ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर ये बात हमें पूरी तरीके से क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। आखिरी सवाल आज के सेशन का करने का कोशिश करना है और यहां से आपका एंड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, इन द गिवन फिगर ST बराबर है 8। थोड़ा छोटा ले लेता हूं पेन का कलर थोड़ा छोटा ले लेता हूं क्योंकि स्पेस कम है, और कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूं। ST बराबर है 8, फिर बोला है TU बराबर है 9, फिर बोला है कि SU बराबर है 12, QU बराबर है 24। Q से U तक का वैल्यू 24 है, S से U 12 है, तो बचा हुआ ये भी 12 हो जाएगा। S से R 32 है, S से R 32 से अगर ST 8 होगा तो बचा हुआ TR 24 हो जाएगा, और P से T 27 है, तो ये TU अगर 9 है तो ये बचा हुआ 18 हो जाएगा। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQU एंड एरिया ऑफ PTR? PQU और PTR का एरिया का रेशियो पूछा गया है। हम लोग का इस बार जो सेंटर ऑफ पॉइंट है ना, जो मेरा मेन पॉइंट है वो इस बार SUT है। क्यों सर? ध्यान देना, अगर मैं बोलूं ये मेरा थीटा है तो ये बचा हुआ क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अब मैं आपको बोलूं ट्रायंगल SUT और ट्रायंगल PTR का रेशियो बताओ। ट्रायंगल PTR का तो आप इजीली बता नहीं दोगे, आप इजीली बता नहीं दोगे। कैसे बता दोगे? सर एक चीज आपने पढ़ाया था कि जो साइन 180 माइनस थीटा होता है ना, जो साइन 180 माइनस थीटा होता है ना, वो साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब ये जो 180 माइनस थीटा है वो बस दिखाने के लिए है। अगर आप 1/2 9 × 8 × साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो फिर से साइन साइन कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो एट द एंड बचेगा क्या? 8 × 9 अपॉन 24 × 18 9 27। अगर मैं इस दोनों का एरिया ले लूं,
पी क्यू क्यू, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। तो मैं ट्रायंगल एसीयूटी और ट्रायंगल पीक्यूयू का रेशियो लूं तो ये 18 गुणा 12 प्लस 12 24 अपॉन, सॉरी 18 गुणे नहीं, ये पहले 12 गुणे 9, क्योंकि ऊपर एसीयूटी है ना, अगर इस एंगल के ऊपर देख रहे हैं तो ये अल्फा 180 माइनस अल्फा है, तो ये 12 गुणे 9 और ये 18 गुणे 12 प्लस 12 24। ठीक है, ठीक है, हमने रेशियो लिया तो 9 तिया 27, 8 तिया 24, तो ये 1/9 आएगा। ये आपका 9 दूना 18, ये 12 दूना 24, ये आपका 1/4 आएगा। अगर मेरा एसयूटी का एरिया 1 है तो पीयू का एरिया 4 है और पीटीआर का एरिया 9 है। मुझे सिर्फ पीक्यू और पीटीआर से मतलब था, तो एक का एरिया 4 हुआ, एक का एरिया 9 हुआ, बात खत्म। अगर मुझे पूरे ट्रायंगल पे काम करना होता तो क्या करता? पूरे ट्रायंगल पे काम करना होता तो क्या करता? मैं कुछ नहीं करता, मैं एक बार एसटीयू को इससे भी रेशियो ले लेता कि ट्रायंगल एसयूटी अपॉन ट्रायंगल क्यूएसआर। देखो तो क्या होगा, 1/2 मैं इस एंगल पे काम कर दिया। अगर ये मेरा गामा है तो ये 180 माइनस गामा होगा, तो ये 8 गुणे 12 अपॉन 12 गुणे 24 8 32, 12 गुणे 32, तो 12 से 12 खत्म, 8 चौके 32, तो 1/4। अब मैं इस काम बात बहुत आसानी से बोल देता कि ये बात बहुत आसानी से बोल देता कि अगर मेरा एसयूटी 1 यूनिट है, ज्यादा मोटा हो गया, तो मेरा पी यू क्यू 4 है, ये भी 4 है और ये 9 है। और मुझे पूरे ट्रायंगल के एरिया से रेशियो पूछता तो 4 4 8 9 17 1 18, और जिससे भी रेशियो पूछता, इससे पूछता तो 9/18, इससे पूछता 4/18, इससे पूछता 4/18, इससे पूछता तो 1/18, मैं वो भी फाइंड आउट कर लेता इजीली। क्लियर है जी सर? तो आपका यहीं पे एंड हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे हम लोग धीरे धीरे सारे क्लासेस खत्म करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को।